नमस्कार दोस्तों हम पहले लेक्चर में देखे थे टीआरडी वन का हम जो है पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चंस देखे थे जो 9th 10th का पूछा गया था। मतलब 9th 10th के टीचर के लिए जो पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस के हम क्वेश्चंस को देखे थे, जिसमें कि 40 क्वेश्चन जो पूछते हैं पॉलिटिकल साइंस में, 40-40 करके सेक्शंस होता है, मतलब 40-40 पार्ट करके 4 समूह में बटा हुआ रहता है। उसमें से किसी 2 पेपर को चूज करते हैं हम, जैसे हिस्ट्री रहता है और इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है। तो इन 4 पेपर में से किसी 2 पेपर को हमको बनाना होता है, 40-40 करके क्वेश्चंस होता है। तो हम लोग जो TRD 1 का जो प्रश्न था 9th 10th का, उसमें से पॉलिटिकल साइंस के हम लोग जो है क्वेश्चंस को ट्रेस किए थे एनसीईआरटी बेस्ड, कि एनसीईआरटी में कहाँ से प्रश्न फ्रेम किए जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हम लोग जो है TRD 2 के प्रश्न को देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस से आखिर क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग जो है देखते हैं। देखिए, एक पहला प्रश्न है कि एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, मतलब एक प्रजातांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार बेहतर क्यों है होते हैं। तो ऑप्शन है, यह एक उत्तरदायी है, यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है, या नागरिकों की गरिमा बढ़ाती है। तो पहला दिया हुआ है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। जवाबदेही मतलब क्या, उत्तरदायी हुआ। तो इस तरह से पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है कि यह निर्णय निर्माण की गुणवत्ता में सुधार करती है। तो बिल्कुल, यह इस प्रकार के लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। तो इस तरह से जो है दूसरा भी सही है। और तीसरा, यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। तो ये भी सही है, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार में जो है ये 3 गुण होते हैं। तो इस तरह से इसलिए जो है ये लोकतांत्रिक सरकार जो होता है वो बेहतर मानते हैं। हालांकि एक और पॉइंट होता है, वो चौथा है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। तो इसमें से टोटल 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से 3 ही पूछे हैं, तो इसका मोर देन 1 होगा आंसर। इंग्लिश में आप देखिएगा तो वर्ड टू वर्ड आपको मिल जाएगा कि अकाउंटेबल होता है, और दूसरा जो है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो आप देखिएगा यहाँ पे है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। लेकिन हिंदी का जो है रूपांतरण जब होता है, इसका ट्रांसलेट होता है, तो इसका वर्ड्स थोड़ा चेंज हो जाते हैं, मीनिंग लेकिन सेम ही होता है। सिर्फ उसका मीनिंग तो सेम ही रहता है, सिर्फ एक तरह से आप समझिए इसका पर्याय रहता है। तो लेकिन इंग्लिश में आपको सेम देखने को मिल जाएगा, जैसे इट इनहेंस डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। यहाँ भी आपको देखिए, डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। देखिए, ये TRD 1 में भी इसी टाइप का प्रश्न पूछा गया था। ये TRD 1 का है। आप देखिए, इसमें से 4 जो पॉइंट्स थे, इनमें से एक पॉइंट नहीं है जो उसमें पूछा गया था, और इनमें नहीं पूछा गया। मतलब कि इसमें से 2 कॉमन था दोनों में। ये द डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये भी उसमें पूछा गया था पहला वाला में। और ये अकाउंटेबल होता है, ये भी पूछा गया था। तीसरा जो था, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इसके जगह वो डिग्निटी वाला पूछ लिया था, जो यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिया हुआ है, देखिएगा आप। तो इस तरह से कहने का मतलब, इस प्रश्न को घुमा फिरा के पूछते हैं। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इसका 4 पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो जिम्बाब्वे था, या बेल्जियम था, या फिजी था। इसका आंसर क्या होगा, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली थी। तो जिम्बाब्वे को मिला था 1980 में। तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्लास 9th का ही है ये, चैप्टर 1 में। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो चैप्टर 1 देखेंगे, फिर चैप्टर 2 देखेंगे, फिर चैप्टर 3 देखेंगे। ऐसे ही हम जो है इसको सजाए हुए हैं प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है। मतलब प्रजातंत्र के खिलाफ कौन सा वैध तर्क नहीं है, इसमें पूछ रहा है। अच्छा, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन कौन से है, कि मतलब लोकतंत्र के खिलाफ का मतलब हुआ कि लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है कि लोकतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए। तो लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। एक तो ये तर्क दिया कि लोकतंत्र में जो नेता हमेशा बदलते रहते हैं और इसमें अस्थिरता पैदा होती है। और दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता का कोई जगह नहीं होता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो राजनीतिक लड़ाई अपना लड़ते रहते हैं, इसमें से नैतिकता कोई
जगह नहीं रहता है इसमें, मतलब नैतिकता नाम का कोई चीज़ नहीं रहता है, इसलिए लोकतंत्र जो है वो बोलते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है। ये एक तर्क है। पहला तर्क ये दिया, दूसरा तर्क ये दिया। तीसरा तर्क है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होता है, मतलब इतना ही मतलब बहस करना पड़ता है, किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, जिससे कि फैसले में देरी हो जाता है। तो बोलता है कि ये भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बोलते हैं कि लोकतंत्र सही नहीं है। और चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले होते हैं, ये भी एक कारण दिया है। और फिर क्या है, लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। कहता है कि लोकतंत्र का चुनाव जब आता है तो हर कोई मतलब चाहता है कि हम जीते, उसके लिए इतना पैसा खर्च करता है, और फिर जब इतना पैसा खर्च कर रहा है कोई पॉलिटिकल लीडर तो वो तो चाहेगा ही कि उससे हम जो है इनकम निकालें। और जब वो इतना खर्च कर रहा है तो इनकम निकालने के लिए वो एक ही सोर्स है उसके लिए कि वो भ्रष्टाचारी बनेगा, भ्रष्टाचार करेगा। तो इसलिए बोलता है कि लोकतंत्र जो है मतलब खराब है, मतलब खिलाफ में एक तर्क दिया हुआ है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। एक तर्क ये भी दिया। तो इन्हीं में से यहाँ पर पूछा है कि प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है। तो प्रजातंत्र के विरुद्ध वैध तर्क ये तो सही दिया है कि यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, ये तो है। यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, ये भी सही बोल रहा है कि भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है प्रजातंत्र के विरुद्ध। और बोलता है इसमें देरी भी होता है, तो ये भी सही है। तो ये तीनों को तीनों है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा तर्क नहीं है, तो इनमें से तीनों का तीनों है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। ठीक है। सेम क्वेश्चन टीआरडी 1 में भी पूछा था, आप लगभग देखिएगा वैसा ही प्रश्न है ये भी। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी पूछा था, यहाँ पर लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, वहां पूछ रहा था कौन सा नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा सही है। तो लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है, बात सही है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित होता है, नहीं, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता है, तो ये गलत है। लोकतंत्र अनियमित होते हैं, तो नहीं, लोकतंत्र नियमित होता है। नियमित इसलिए होता है क्योंकि लोकतंत्र में हमेशा जो रेगुलर जो है 4 साल या 5 साल में आपको देखिएगा इलेक्शन होते रहता है, मतलब सत्ता परिवर्तन होते रहता है, इसका निश्चित है, इसलिए लोकतंत्र जो है रेगुलर होते हैं। तो ये गलत हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये टीआरडी 1 का पूछा हुआ है प्रश्न। लेकिन प्रश्न है कि कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि मतलब किसी देश में सिर्फ एक क्राइटेरिया के अंतर्गत सभी को वोट देने का अधिकार, जैसे एज के अधिकार पर दिया जाता है। भारत में जो है 18 वर्ष के एज के जितने भी लोग होते हैं सभी को जो है वोट देने का अधिकार होता है, और उसी तरह से किसी और देश में हो सकता है 21 वर्ष का हो, तो इसके अंतर्गत सभी को वोट देने का अधिकार होता है। लेकिन किसी किसी देश में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर किसी देश में देखिएगा तो पुरुष को महत्व देता है कि पुरुष ही वोटिंग कर सकता है, महिला नहीं कर सकता है। तो मतलब अलग अलग, कहीं अल्पसंख्यक के तौर पर जो है उसको वोट देने नहीं दिया जाता है या उसको कम आंकता है, तो इस तरह को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं कहते हैं। तो 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो यहाँ पर जो है जेंडर के तौर पर देखा गया है कि महिला को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, मतलब पुरुष दे सकता है। तो इस तरह से ये जो है एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हुआ। दूसरा है, एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। मतलब यहाँ पर रूसी लोग जो है मतदान नहीं कर सकता है, कुछ लोग कर सकते हैं, मतलब उसको मतदान अधिकार लेने में बहुत मुश्किल होता है। करने का मतलब यहाँ पर जो भेदभाव कर लिया अपने ही देश के अंतर्गत रहने वाले लोगों से, तो इसका मतलब ये भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत नहीं आ रहा है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पर जो है वोट का महत्व ज़्यादा दे दिया जो फिजी के लोग हैं, मतलब जो फिजी के वहाँ के मूल निवासी हैं उसको जो है ज़्यादा वहाँ वहाँ के वोट का वैल्यू दे दिया उसको। भारतीय मूल के जो लोग हैं उसको उसका वोट का जो महत्व होता है उसको कम कर दिया। तो ये तो एक भेदभाव हो गया, ये भी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन नहीं करता है, तो इसका तो मोर देन 1 हो जाएगा, इसका मोर देन 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है क्योंकि भारत संविधान ने व्यवस्था की है। क्या व्यवस्था किया है जो भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है? यहाँ के राष्ट्रपति जो निर्वाचित होते हैं, वयस्क मताधिकार का अधिकार है, निर्वाचित सांसद की। इनमें से कौन सा व्यवस्था है जिससे भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है? तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरिडेटरी पोजीशंस। मतलब कि यहाँ के जो हेड होते हैं भारत के, वो जो होते हैं निर्वाचित होते हैं। तो भारत के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के हेड जो होते हैं वो राष्ट्रपति होता है, जो कि निर्वाचित होते हैं। इसलिए जो है भारत एक प्रजातांत्रिक गणराज्य है। ये यहाँ दिया हुआ है। ये एक्चुअली ये प्रियम्बल का जो है ये वर्ड है रिपब्लिक, और ये प्रियम्बल में जो गणराज्य है उसका मीनिंग क्या होता है ये आपको 9th क्लास के चैप्टर 2 में मिल जाएंगे, प्रियम्बल चैप्टर्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का राजधर्म है। ये भी देखिए प्रियम्बल से ही लिया गया है, पंथ निरपेक्ष होता है, सेक्युलर एक वर्ड, तो वहीं से लिया हुआ ये भी है कि भारत का राजधर्म क्या है, हिंदू है, बौद्ध है या जैन है। तो भारत जो है सेक्युलर वर्ड का यूज करता है, पंथ निरपेक्ष होता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। मतलब भारत जो है किसी भी धर्म को जो सपोर्ट नहीं करता है। भारत के संविधान में दिया हुआ है कि ये सेक्युलर होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर इसका, चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल। ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए, ग्राम सभा का सदस्य बनने का मतलब है वोटिंग देने का अधिकार। मतलब उम्मीदवार का नामांकन, आप देखिए यहाँ पर दिया है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकार हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। तो यहाँ पर आप वोट सदस्य बनने का मतलब है कि आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार के बारे में नहीं पूछा है कि उम्मीदवार बनने का न्यूनतम आयु क्या है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 वर्ष ग्राम सभा का सदस्य बनने का मतलब कि आप वोटिंग करने का अधिकार आपको मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? इनमें से मतलब किस कौन कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 40 से अधिक है? उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 80 है। महाराष्ट्र का कितना है? 48 है। बिहार का कितना है? तो 40 है। तो 40 से तीनों का है, लेकिन और भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 80 है, इसका भी 48 है, ये 42 है। ये नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु का शायद 29 है, तमिलनाडु का 39, सॉरी, इसका 39 है, तो ये 140 से नहीं हुई, तो ये आंसर नहीं होगा। आंसर इसका 40 से अधिक कौन सा है? तो ये तो 40 ही है, ये 40 से अधिक तो हुआ नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। ये तो बिहार जो है 40 के बराबर ही हुआ, यहाँ पूछ रहा है 40 से अधिक। 40 से अधिक सिर्फ यही ऑप्शन होगा, 80, 48 और 42। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ये आप इसको याद रख सकते हैं, टॉप 5 या 4 तो आपको निश्चित ही याद रखना चाहिए। जैसे यूपी का जो है 80 हो गया आपका, और महाराष्ट्र का 48 हो गया, और फिर महाराष्ट्र के बाद वेस्ट बंगाल ही आते हैं जिसका 42 है, फिर बिहार आता है जिसका 40 है, फिर आपका तमिलनाडु आता है 39 होता है। ये टॉप 4 को आपको जो है सीरियल वाइज जो है याद रखना पड़ेगा कि इसका 80 है, 48 है, 42 है, 40 है। आप चाहे तो कुछ जो लोएस्ट है उसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेनली आपको इसको याद रखना चाहिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा है टीआरडी 1 में भी। देखिए ये टीआरडी 1 में पूछा गया है प्रश्न, यहाँ पर पूछ रहा है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें, तो आपको एक सीरियल वाइज आपको याद रखना पड़ेगा सभी का नंबर। यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया है कि सबसे कम से और सबसे ज़्यादा की ओर, तो इसका जो आंसर होगा सबसे कम से सबसे ज़्यादा किसी में नहीं है, इसका आंसर ये होगा क्योंकि ये 80 हो गया, ये तो सबसे ज़्यादा ही हो गया पहले, ये भी सबसे ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं होगा। 48 यहाँ तो पहले बिहार होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। ये चैप्टर 3 में ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। पूरा तो याद नहीं करना चाहिए, केवल 4-5 याद कर लीजिए शुरू का। नेक्स्ट देखिए भारतीय संसद में शामिल होते हैं, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। तो
संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, और 2 सदन कौन कौन से होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। चैप्टर 4 वर्किंग एंड इंस्टीट्यूशन से, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत पूछना है, यहाँ पर असत्य पूछ रहा है। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल के द्वारा की गई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया, या इसकी सिफारिशों को 1990 में लागू किया गया? तो इसके सिफारिशों को तो 1990 में ही लागू किया गया था, ये सही है। इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया, ये भी सही है। यहाँ पर देखिएगा 31 दिसंबर 1980 को सबमिट किया गया था। तो और ये इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा किया गया था। तो हाँ, ये मंडल कमीशन बना था, बीपी मंडल के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें तीनों के तीनों जो ऑप्शन सही है। इसमें पूछ रहा है असत्य कौन है, गलत है, तो गलत इसमें एक भी नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ये भी क्लास 9 के चैप्टर 4 का से पूछा गया था। यही क्वेश्चंस देखिएगा मंडल कमीशन से ही टीआरडी 1 में भी पूछा गया था। टीआरडी 1 में पूछा गया था कि मंडल कमीशन इन इट्स रिपोर्ट इन 1980s रिकमेंडेड %, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, तो 27% था। भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत, जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या अनिश्चित? तो जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है वो तय नहीं होता है कि कितने साल के लिए होंगे। वह तब तक होते हैं जब तक कि वह लोकसभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, जब तक उसको, तब तक वो जो है प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री या उप मंत्री। तो भारत में जो मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं वो कौन कौन से मंत्री होते हैं? तो एक तो कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, दूसरा स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री होते हैं, और तीसरे जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। ये 3 पॉइंट तो एनसीईआरटी में दिया हुआ था, एक पॉइंट जो उप मंत्री का था ये नहीं दिया हुआ था। तो ऐसे तो एनसीईआरटी से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है, एक तो राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, तो इसमें मोर देन 1 तो हो जाएगा। लेकिन ये राज्य मंत्री, लेकिन उप मंत्री भी इसी के पार्ट होते हैं मंत्री परिषद में ही, तो ये भी सही है। तो इसमें 4 टाइप के होते हैं, एक कैबिनेट मंत्री, एक इंडिपेंडेंट स्टेट मंत्री जो होते हैं स्टेट मिनिस्ट्री, और ये एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, तो एक ये डेप्यूटी मिनिस्टर होते हैं। तो टोटल जो 4 टाइप्स के होते हैं, तो इसके आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मोर देन 1। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्याधीश न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो कौन करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या भारत का राष्ट्रपति? तो सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त और दूसरों देशों में राजदूत जो होते हैं, इन सभी का नियुक्ति जो कौन करता है? वो राष्ट्रपति ही करता है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक निकाय है, 1993 में स्थापित हुआ, एक बहुसदस्यीय निकाय है। इनमें से कौन से आंसर सही है? तो इसका जो स्थापना हुआ वो 1993 में हुआ है। ये 1993 कानून के द्वारा बनाया गया एक स्वतंत्र आयोग है। तो जिसको भी कानून के द्वारा बनाया गया होता है वो एक तरह से सांविधिक निकाय भी हुआ, तो आंसर एक ये भी सही होगा। और इसमें जो मेंबर होते हैं एक बहुसदस्य निकाय है, तो हाँ, इसमें आमतौर पर एक सेवानिवृत्त जज होते हैं, अधिकारी और प्रमुख नागरिकों को ही नियुक्त किया जाता है। तो ये बहुसदस्य हुआ, मोर देन 1 हो गया, एक जज तो होगा ही, अधिकारी होगा और नागरिक भी हो सकते हैं इसमें, तो ये सी, तो इस तरह से इसका आंसर मोर देन 1 होगा। व्हेन वाज, ये टीआरडी 1 में भी पूछा गया था नेशनल ह्यूमन राइट से, कि किस वर्ष मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसमें 90, 91, 92 दिया हुआ था, जो कि इनमें से एक भी नहीं है, 1993 में हुआ था। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने हमारा संविधान का हृदय और आत्मा पुकारा? महात्मा गांधी ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो जाएगा। बी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा।
ये डेमोक्रेटिक राइट्स चैप्टर 5 में क्लास 9 की। इस तरह से इसका आंसर भी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है TRE 1 में अगेन पूछा हुआ है। ये प्रश्न इसमें पूछा था कि कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। उसमें पूछा था कि किसने कहा है। इसमें पूछ रहा है कि किस अधिकार के अंतर्गत आता है, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत, किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर जो है नन ऑफ दिस हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारत नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ एवं समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता। तो संविधान के अंदर भारत नागरिक को इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें तो सभी है। भारत नागरिक को ये भी है, संघ एवं समुदाय बनाने का और देश में किसी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता है। यहाँ पर दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से दिया हुआ है अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता, ये सही है। उसके बाद संघ एवं समुदाय, ये संगठन संघ बनाने की, तो ये भी सही है। देश में कहीं आने जाने की और देश में किसी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता है, तो ये भी सही है। इस तरह से इसका मोर देन 1 हो जाएगा आंसर। क्लास 9 चैप्टर 5। किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। 49, 56 या 46। इसका आंसर क्या हो जाएगा। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्लास 10 का चैप्टर 1 पावर शेडिंग से। श्रीलंका से ही संबंधित TRE 1 में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि सिंगली का एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। 1957 में या 1956 में या 1960 में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1956 हो जाएगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों की साझेदारी को कहा जाता है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का पृथक्करण या शक्तियों का विकेंद्रीकरण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तियों का पृथक्करण। यहाँ दिया है कि शासन के विभिन्न अंग जो होते हैं, जैसे विधायिका होते हैं, कार्यपालिका होते हैं, ये या न्यायपालिका होते हैं, ये तीनों स्वतंत्र होते हैं अपने अपने अलग अलग। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ये पृथक्करण हुआ शक्तियों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियों लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है, तो इससे सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हैं। जैसे पंचायत इलेक्शन जो होते हैं, मतलब लोकल गवर्नमेंट से एक तरह से कह सकते हैं, म्यूनसिपैलिटीज इसके अंतर्गत आ जाता है, तो इसको हम विकेंद्रीकरण कहेंगे। तीसरा होता है जो केंद्र सरकार होता है, सेंट्रल। ये शक्तियों का विभाजन जो हुआ एक तरह से सेंट्रल हुआ। ये वर्टिकल इसको बोल सकते हैं, वर्टिकल विभाजन बोल सकते हैं इसको। सेंट्रल होता है और नीचे जो है स्टेट हुआ। तो ये हो गया आपका विभाजन, शक्तियों का विभाजन। ये इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा, शक्तियों का पृथक्करण। इसी टाइप का क्वेश्चन जो है TRE 1 में भी पूछा गया है, देख सकते हैं। पावर इज अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा था, ये तो सही है। पावर कैन बी शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी सही है, यहाँ दिया हुआ है। और एवरी सोसाइटी नीड्स सम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इवन इफ इट इज स्मॉल और डज नॉट हैव सोशल डिविजन्स, तो ये भी था। तो इसमें से तीनों के तीनों सही थे, इसमें से कोई नहीं इनकरेक्ट थे, तो इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्राम पंचायत निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। पंचायत समिति के, जिला परिषद के या खंड विकास पदाधिकारी, मतलब ग्राम पंचायत के। तो पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं और इसे ग्राम पंचायत का बजट पास करने और इसे कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठक करनी होती है। तो बेसिकली ग्राम पंचायत जो होता है वो ग्राम के जो लोग होते हैं उसके प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि पंचायत समिति के। तो ये भी नहीं होगा, जिला परिषद भी नहीं होगा, खंड विकास पदाधिकारी भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो नन ऑफ दीज हो जाएगा, ई हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है संघ तथा राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन में संघ अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि
इसके पास अधिक संख्या में शक्तियां हैं, इसके पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, इसके पास अवशेष शक्तियां हैं। इसमें से कौन से आंसर सही होंगे? हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब जो बचे हुए मतलब अवशेष शक्तियां जो है तो वो किसके पास होता है? वो संघ के पास होता है। इसलिए जो है संघ अधिक शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पर देखिएगा इंग्लिश में तो आपको सेम वर्ड मिल जाएगा, रेसिड्यूरी पावर्स। ये क्लास 10 का चैप्टर 2 से। नेक्स्ट प्रश्न है कि संघ व्यवस्था में आवश्यक है, मतलब संघ व्यवस्था में क्या जरूरी है? एक लिखित संविधान का, कठोर संविधान का, या संविधान की सर्वोच्चता का? तो इसका तो आंसर जो होगा वो ए भी हो जाएगा सही, बी भी होगा सही, सी भी होगा सही। यहाँ पर देखिए क्या है कि विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। इसका मतलब हो गया कि ये संविधान की सर्वोच्चता है, मतलब संविधान के अनुसार ही उसको गारंटी मिलता है, सुरक्षा मिलता है। तो ये सही है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही हो सकती है। कहने का मतलब संविधान भी जो है वो कठोर संविधान है और लिखित संविधान भी होते हैं। ये तो इसमें डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, लेकिन संविधान लिखित होते हैं, या इसमें एनसीईआरटी में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इसका आंसर ये भी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो मोर देन 1 हो जाएगा। हमको जो एनसीईआरटी में मिला वो ये 2 पॉइंट मिला। इसका मीनिंग यही होता है कि ये संविधान का सर्वोच्चता है और ये कठोर संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भाषा, धर्म या जाति? तो कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। मतलब कोई पार्टी जो है किसी एक जाति का तो वोट हासिल नहीं कर सकता है, लेकिन जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक करते हैं, मतलब जब कोई लोग कहता है कि ये पार्टी जो किसी पार्टी का वोट बैंक, तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग जो है उसी पार्टी को वोट करते हैं, क्योंकि लोगों को अंदाजा होता है कि अरे ये जाति का लोग है, ये तो किसी खास पार्टी को ही वोट करेगा। इसका मतलब हो गया कि ये जो जाति है ये किसी खास पार्टी के वोट बैंक है और इसके अक्सर लोग जो है इसी को वोट करेंगे, ये लोगों को पता रहता है। जिसका मतलब हुआ कि जो महत्वपूर्ण कारक है यहाँ का भारत में वो जो है जाति है। तो भारत में मतदान व्यवहार को जो प्रभावित करता है वो जो कारक है वो जाति है, जाति फैक्टर। इसका आंसर सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत संसद द्वारा पारित किया गया किस वर्ष में? 2009 में, 86 में या 2005 में? तो क्या है, नागरिक को सूचना का अधिकार प्रदान करती है, नागरिकों को ये सूचना का अधिकार प्रदान करती है। सूचना का अधिकार नियम 2005 हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। तो 2005 में जो है लाया गया था इस सूचना का अधिकार अधिनियम को, उसको पारित किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में, 1980 में या 1998 में? तो भारतीय जनता पार्टी जो है लिखा हुआ है कि पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, 1980। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजनीतिक दल का कार्य है, मतलब कौन सा कार्य है? जनमत जुटाना, नीति विकल्प प्रदान करना या राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना? तो राजनीतिक दल के कार्य में देखेंगे कि दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं, मतलब नीति विकल्प प्रदान करता है। दल जो है मतदाताओं के सामने नीति विकल्प प्रदान करता है, तो ये तो सही है। दूसरा है जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं। तो जनमत निर्माण का मतलब क्या हुआ? ये जनमत जुटाना भी हो गया। तीसरा है कि राजनीतिक शक्ति पर कब्जा करना। तो राजनीतिक दल के लोगों को एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। मतलब राजनीतिक दल का अर्थ हुआ कि राजनीतिक सत्ता हासिल करना, तो ये भी एक तरह से सही है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मोर देन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है? इनमें से कौन से क्षेत्रीय दल नहीं है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल लोक दल या हरियाणा विकास पार्टी?
तो ये एक रीजनल पार्टीज का जो है दिया हुआ था मैप क्लास 10 के चैप्टर 6 में, पॉलिटिकल पार्टीज। इनमें से जो है जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है नाम दिया हुआ था कि ये जो है रीजनल पार्टी है। दूसरा जो इंडियन नेशनल लोक दल, तो आप देखिए इंडियन नेशनल लोक दल ये भी दिया हुआ है, ये 1977 में बना था, ये 1939 में बना था। लेकिन हरियाणा विकास पार्टी का कहीं भी दिया हुआ नहीं है इसमें। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो इस तरह से जो है आपको लगभग क्वेश्चंस जो है वो 27 से 28 क्वेश्चंस 27 से 28 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं आपके एनसीईआरटी से, केवल 40 में से, वो भी 9th और 10th के। तो एनसीईआरटी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और नेक्स्ट किसी भी वीडियो का अगर आपको चाहिए एनसीईआरटी सोर्स तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।